इस कहानी की शुरुआत एक आदमी एंडी ड्यूफ्रेन से होती है जो पेशे से बैंकर है। वह इस समय कोर्ट में है क्योंकि उस पर अपनी पत्नी के कत्ल का आरोप है। सुनवाई के दौरान एंडी ने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसकी हर दलील को खारिज कर दिया। आखिर में उसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब था कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। इसके बाद एंडी को शॉशंक नाम की जेल में भेज दिया गया, जो देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती थी। उधर जेल के अंदर रेड नाम का एक कैदी जेल बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहा था। इस इंटरव्यू में तय किया जाना था कि उसे रिहाई मिलेगी या नहीं। रेड को जेल में 20 साल हो चुके थे, लेकिन वह आज तक इस इंटरव्यू को पास नहीं कर पाया था। इस बार भी उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उसकी रिहाई की अर्जी खारिज कर दी गई। उधर एक ट्रक जेल के अंदर दाखिल होता है, जिसमें शॉशंक जेल के नए कैदी लाए गए थे। इन नए कैदियों में एंडी भी शामिल था। जब नए कैदी जेल में आए तो पुराने कैदियों ने उन पर शर्तें लगानी शुरू कर दी कि इनमें से कौन सबसे पहले हार मान लेगा। रेड ने अपना दांव एंडी पर लगाया क्योंकि वह काफी शांत और अकेला दिख रहा था। लेकिन रेड की यह शर्त गलत साबित हुई, क्योंकि रात होते ही एक और कैदी डरकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनते ही जेल का चीफ गार्ड हेडली उसकी कोठरी में आ गया। हेडली को कैदियों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता था। उसने उस कैदी को बाहर निकाला और बिना रुके कई घंटों तक बुरी तरह पीटा। अगली सुबह बाकी कैदियों को पता चला कि हेडली की मार से उस कैदी की मौत हो गई। यह खबर सुनकर एंडी को बहुत दुख हुआ और उसने उस कैदी का नाम जानने की कोशिश की, लेकिन बाकी कैदियों ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया और उसे अपने काम से काम रखने की सलाह दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एंडी को जेल की जिंदगी की आदत पड़ने लगी। इसी दौरान उसे पता चला कि रेड जेल में अलग अलग चीजों की स्मगलिंग करता है। इसलिए एंडी रेड के पास गया और उससे एक छोटे से हथौड़े की मांग की। यह सुनकर रेड को लगा कि शायद एंडी इस हथौड़े का इस्तेमाल जेल से भागने के लिए करना चाहता है, लेकिन एंडी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद रेड ने उसकी मांग मान ली और उसे हथौड़ा लाकर दे दिया। रेड ने एंडी को सावधान भी किया और जेल में मौजूद एक खतरनाक गैंग एड सिस्टर्स से बचकर रहने को कहा। इस गैंग का लीडर बॉक्स था, जो नई कैदियों को बहुत परेशान करता था। एंडी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जेल में अपने शुरुआती महीनों में वह ज्यादातर समय कपड़े धोने के काम लॉन्ड्री रूम में बिताता था या फिर बॉक्स और उसके साथियों से बचने की कोशिश करता था। हालांकि इन सब परेशानियों के बावजूद एंडी खुश था, क्योंकि अब उसकी और रेड की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों अक्सर साथ रहते थे और अपना ज्यादातर समय एक दूसरे से बातें करके बिताते थे। एक दिन जेल में छत की मरम्मत के लिए काम की वैकेंसी आई। रेड ने अपनी पहचान का फायदा उठाकर एंडी और अपने बाकी दोस्तों को भी इस काम में शामिल करवा लिया। एक दिन जब एंडी छत पर काम कर रहा था, उसने कैप्टन हेडली को परेशान देखा। बातचीत से पता चला कि इस बार हेडली को बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। एंडी, जो पहले एक बैंकर था, हेडली के पास गया और उसे टैक्स कम करने के कुछ तरीके बताने लगा। शुरुआत में हेडली को गुस्सा आया, लेकिन एंडी की जानकारी सुनकर वह हैरान रह गया। एंडी ने कहा कि अगर उसे यह काम करने दिया जाए तो वह हेडली का टैक्स आधा कर सकता है। बदले में एंडी ने शर्त रखी कि उसे और उसके दोस्तों को ठंडी बियर पिलाई जाए। हेडली इस डील के लिए मान गया और काम पूरा होने के बाद एंडी और उसके दोस्तों को ठंडी बियर की ट्रीट दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एंडी अब पूरी तरह जेल के माहौल में घुल मिल गया। उसने जेल के बाकी कैदियों से भी दोस्ती कर ली और अब उसकी जिंदगी मजे में गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एंडी फिर से रेड के पास गया और इस बार उसने एक अजीब सी मांग रखी। डी को रीटा हेम्सवर्थ नाम की एक्ट्रेस बहुत पसंद थी, इसलिए उसने रेड से उसका पोस्टर लाने को कहा। पहले तो रेड को यह अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने एंडी की यह मांग मान ली। अगले दिन जब एंडी अपना काम कर रहा था, तब सिस्टर गैंग के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार एंडी डरा नहीं और बॉक्स और उसके साथियों को धमकाने लगा। इसे देखकर बॉक्स थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने एंडी को इतनी बुरी तरह पीटा कि एंडी को कई दिन जेल के अस्पताल में बिताने पड़े। इस घटना के बाद बॉक्स को 1 महीने के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। जब वह बाहर आया तो हेडली ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। दूसरी तरफ जब एंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो रेड ने उसे रीटा हेम्सवर्थ का पोस्टर तोहफे में दिया। इधर जेल के वार्डन को भी एंडी की काबिलियत के बारे में पता चला। वह जांच के बहाने एंडी की कोठरी में गया, जहां उसने देखा कि एंडी शांति से बाइबल पढ़ रहा है।
तलाशी के दौरान भी उसके पास से कोई गैरकानूनी चीज नहीं मिली। ये देखकर वार्डन खुश हुआ और एंडी को बाइबल पढ़ते रहने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद एंडी को जेल की लाइब्रेरी को संभालने का काम दिया गया। उसे ब्रुक्स नाम के कैदी के साथ मिलकर लाइब्रेरी का काम देखना था। बदले में एंडी को जेल के अधिकारियों को वित्तीय सलाह देनी थी और उनका टैक्स बचाने में मदद करनी थी। इसके बाद एंडी के दिमाग में एक नया विचार आया कि जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा किया जाए। उसने इस बारे में वार्डन से बात की तो वार्डन ने कहा कि अगर तुम्हें लाइब्रेरी को बड़ा करना है तो उसे सरकार को चिट्ठी लिखकर फंड्स की मांग करनी चाहिए। एंडी ने ठीक वैसा ही किया और अगले कई हफ्तों तक सरकार को चिट्ठियां भेजता रहा। समय बीतने के साथ एंडी पूरे इलाके में मशहूर हो गया। आसपास की दूसरी जेलों के अफसर भी उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आने लगे। धीरे धीरे एंडी वार्डन का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और उसकी रिटायरमेंट की योजना बनाने में मदद करने लगा। एक दिन जेल में अचानक हंगामा मच गया क्योंकि ब्रुक्स नाम के एक बुजुर्ग कैदी ने अपने साथी कैदी को बंधक बना लिया। सभी हैरान थे क्योंकि ब्रुक्स बहुत शांत स्वभाव का था और उसने आज तक जेल का एक भी नियम नहीं तोड़ा था। असल में ब्रुक्स की सजा पूरी होने वाली थी और वह 50 साल बाद जेल से बाहर जाने वाला था। लेकिन बाहर की दुनिया में इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका था जिससे वह डर गया था। वह जेल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने साथी कैदी पर हमला किया ताकि उसे जेल में ही रखा जाए। आखिरी वक्त पर एंडी वहां पहुंचा और ब्रुक्स को समझाया कि जेल के बाहर भी एक दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है। इस पर रेड ने एंडी से कहा, इस जेल की दीवारें बहुत अजीब होती हैं। शुरू में तो ये आपको परेशान करती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद ब्रुक्स जेल से रिहा हो गया। बाहर की बदली हुई दुनिया देखकर वह बहुत हैरान था। भले ही अब वह आजाद था, लेकिन 50 साल जेल में बिताने के बाद वह उस जीवन को भूल नहीं पा रहा था। जेल के बाहर उसका न तो कोई घर था, न कोई दोस्त और न ही कोई परिवार। खुद को इस नई दुनिया में ढालने के लिए उसने एक सुपरमार्केट में नौकरी कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अकेलापन दूर नहीं हुआ। आखिरकार उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ब्रुक्स ने अपने होटल के कमरे में फांसी लगा ली। जाने से पहले उसने दीवार पर लिखा, ब्रुक्स वॉज हियर, ब्रुक्स यहां था। उधर एंडी को जेल में 6 साल हो चुके थे। उसकी लगातार मेहनत का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने जेल को लाइब्रेरी के विस्तार के लिए फंड्स भेज दिए। साथ ही सरकार ने लाइब्रेरी के लिए कई पुरानी किताबें और कुछ म्यूजिक सीडी भी भेजी। इन्हीं चीजों के बीच एंडी को एक मशहूर गाने की सीडी मिली। उसने सोचा कि यह गाना बाकी कैदियों को भी सुनाना चाहिए, इसलिए वह वार्डन के ऑफिस में गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। इसके बाद उसने लाउडस्पीकर पर वह गाना चला दिया। जैसे ही गाना पूरे जेल में गूंजा, सभी कैदियों के रोंगटे खड़े हो गए। जेल में मौजूद सबसे खतरनाक कैदी भी इस गाने की खूबसूरती में खो गए। लेकिन वार्डन को एंडी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने एंडी को सजा के तौर पर 2 हफ्तों के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उधर रेड को जेल में अब 30 साल हो चुके थे। वह एक बार फिर बोर्ड मेंबर्स के सामने इंटरव्यू देने गया, इस उम्मीद में कि इस बार तो उसे जमानत मिल जाएगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इस बीच एंडी के अच्छे बर्ताव को देखते हुए सरकार ने लाइब्रेरी का बजट और बढ़ा दिया। एंडी ने इस पैसे का सही इस्तेमाल किया और बाकी कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाने लगा, ताकि जब वे जेल से बाहर जाएं तो कोई अच्छी नौकरी पाकर अपनी जिंदगी सुधार सकें। एंडी नहीं चाहता था कि उनके साथ भी वही हो जो ब्रुक्स के साथ हुआ था। समय बीतता गया और वार्डन ने एंडी के अकाउंटिंग नॉलेज का फायदा उठाकर काफी पैसा कमा लिया। इसके अलावा उसने जेल के बाकी कैदियों को मजदूरों की तरह काम पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसका मुनाफा और भी बढ़ गया। वार्डन के गैरकानूनी पैसे को छुपाने के लिए एंडी ने अलग अलग बैंकों में कई खाते खोले। इन सभी खातों का मालिक रेंडेल नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन असल में रेंडेल कोई असली इंसान नहीं था, बल्कि सिर्फ कागजों में लिखा हुआ एक नाम था। एंडी ने यह सब इसलिए किया था ताकि अगर पुलिस को इस घोटाले के बारे में पता चले तो उनकी नजर किसी रंडल नाम के आदमी पर जाए, न कि जेल के वार्डन पर। समय इसी तरह बीतता गया और साल 1965 में टोनी नाम का एक नया कैदी जेल में आया। उसे 2 साल की सजा मिली थी। टोनी एक लंबा चौड़ा हंसमुख इंसान था जो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था। जेल में आते ही उसने एंडी, रेड और बाकी कैदियों से दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद टोनी एंडी के पास आया और उससे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में मदद मांगी। एंडी भी खुशी खुशी तैयार हो गया
और अगले कुछ महीनों तक टोनी को पर्सनल ट्यूशन देने लगा। कड़ी मेहनत के बाद टोनी परीक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन परीक्षा के दौरान वह बहुत परेशान हो गया और गुस्से में अपनी आंसर शीट को डस्टबिन में फेंककर वहां से चला गया। हालांकि एंडरडी ने हार नहीं मानी। उसने टोनी की आंसर शीट को कचरे से निकाला और एग्जाम बोर्ड को भेज दिया। अगले दिन जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, तब टोनी ने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर एंडरडी हैरान रह गया। टोनी ने बताया कि इससे पहले जब वह एक दूसरी जेल में था, तब वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसने एक गोल्फर और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। मर्डर करने वाले आदमी ने इस जुर्म का इल्जाम एक मासूम बैंकर पर लगा दिया था। यह सुनकर एंडरडी हैरान रह गया, क्योंकि जिस मासूम बैंकर की बात हो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद एंडरडी था। ये जानने के बाद एंडरडी तुरंत वार्डन के पास गया और अपना केस दोबारा खोलने की मांग की, ताकि वह टोनी को गवाह बनाकर अपनी बेगुनाही साबित कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में यह बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।